साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ कांग्रेस SC/ST डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। इस समय आपकी सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। कल एक वीडियो आपका वायरल हुआ कि आप बहन जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे और उसमें ये मैसेज था कि राहुल जी का कोई संदेश है। तो बहन जी तो मिली नहीं, तो वो संदेश बता दीजिए कि इसके माध्यम से पहुँच जाए संदेश। नहीं, एक्चुअली ये कहना गलत है कि कोई राहुल जी का संदेश लेके जाना था। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि बहन मायावती जी के पिताजी से मेरा मिलना जुलना रहता था जी, मैं भी मिला और बहन जी के भाई भी मेरे घर पे आते थे और मैं भी गया हूं। तो जब भी मैं लखनऊ आता हूं और वापस जाता हूं तो चूँकि बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के लोग हों या दूसरी पार्टी में जो बहुजन समाज के लोग जो एक समय सामाजिक न्याय की लड़ाई मिल के लड़ते थे, वो सब लोग उम्मीद करते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को और तेज़ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं ना कहीं वो सामाजिक न्याय पीछे जा रहा है। आज एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि दलित पिछड़ा तो पढ़ ही नहीं सकता, जनरल कैटेगरी का भी 80% लोग हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। सारे PSU इन्होंने बेच दिए, नौकरियों के अवसर ख़त्म हो गए। और ऐसे में बहुजन समाज के जो लोग हैं, चाहे जिस पार्टी में वो नेता हैं लेकिन समाज के हैं, उस नाते से क्या एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना या एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछना, इतना तो प्यार मोहब्बत आपस में होना चाहिए। तो मुझे ये पता था कि जैसे पिछली बार मैं जब लखनऊ से गया तो कई बसपा के पुराने साथी मिल गए। उन्होंने कहा कि आप जाते हो तो कम से कम बहन जी का कभी हालचाल पूछ लिया करो। तो मैं कल आया हुआ था, पार्टी के उसमें मीटिंग थी, वीरा पासी जी की प्रतिमा का अनावरण था और राहुल जी का अनावरण करना था। तो जैसे उसकी तैयारी की मीटिंग खत्म हुई, हम बाहर निकले तो मुझे सामने एकदम बहन जी का बंगला दिख गया। तो मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी के पास में हाँ, एकदम सामने है। तो मैंने सोचा मैं घर जाऊंगा, फिर मेरे से पूछेंगे कि आप बहन जी से मिले क्या, हालचाल पूछा क्या। तो मैंने कहा चलो बहन जी का हालचाल जान लेते हैं। और फिर वैसे समाज की बड़ी नेता हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी कम से कम अपने नेताओं को इज्जत करें, उनको रेस्पेक्ट दें। उनका जो अपना काम है उस वक्त का, उस काम को कौन भुला सकता है। आज उसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को राहुल गांधी लेके चल रहे हैं। पूरे बहुजन समाज के नेताओं को देख लीजिए, दलितों के, पिछड़ों के, सब कहीं ना कहीं या तो चुप हैं या डरे हुए हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो आज इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेगा कौन? हिस्सेदारी भागीदारी की जो बात हमारे बहुजन महापुरुष करते थे, आज आदरणीय राहुल गांधी कर रहे हैं। 55 घंटे तक उनको इंटरोगेट किया पुलिस ने, ED CBI लगा दी उनके पीछे। उसके बावजूद वो डरे नहीं। ज़्यादातर नेता तो सरेंडर हो चुके हैं BJP के सामने। वो डरे नहीं, झुके नहीं और मजबूती से संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी खुल के बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। खुल के कह रहे हैं कि मनुस्मृति जो अन्याय पर आधारित है, छुआछूत पर आधारित है, जिसमें 4 वर्ण के आधार पर जो ऊंचा नीच का जो सिस्टम है, ये गलत है, इससे देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और सही बात भी है कि आज देश संविधान से चलेगा। आज ये ऊंच नीच छुआछूत ये स्वीकार नहीं है हमें। और ये बार बार संविधान पर जो हमला BJP कर रही है, ये हमें स्वीकार नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं सारी कब्जा ली, ED क्या, CBI क्या, इनकम टैक्स क्या, इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को निर्णय को देखो, ऐसा लगता है जैसे दबाव में निर्णय दे रहे हैं। ऐसे हालात में एक आदमी अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहा है तो क्या उसके हाथों को मजबूत नहीं करना चाहिए? लेकिन उसको मजबूती करने के लिए इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि मैं कांग्रेस में SC डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन हूँ, लेकिन जो मेरे समाज के नेता हैं, मेरे उनसे अपने सामाजिक रिश्ते हैं। ये बड़ी बात, अपने बहुजन जो मिशन है, मूवमेंट है हमारा, बहुजन मूवमेंट, और अपने जो सामाजिक न्याय का जो विचार है, उस विचार को थोड़ा ना छोड़ देंगे। इतना तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इज्जत करें। जब आप लोग पहुंचे तो क्या हुआ वहाँ पे? एक्चुअली मैं गया तो स्टाफ बड़ा खुश था। स्टाफ देख के खुश हुआ कि हम आपको देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है आप आएँ। और बहन जी से का हालचाल जानने आए तो पर बहन जी से मुलाकात के लिए हमें पूछना पड़ेगा। आप नंबर दे जाओ, पूछ लेंगे और जब उधर से कोई संदेश आएगा आपको देंगे, तब मिल लेना। हमने कहा ठीक है, हमारा यही मकसद था। हम तो निकले जा रहे थे, सोचा बहन जी का हालचाल जान लें। कल से आज तक कोई मैसेज नहीं आया? तो उनका मैसेज तो नहीं आया, लेकिन मीडिया जो उस पर पूरी तरह हावी हो गया। मीडिया सोच रहा है जैसे पता नहीं हमने कौन सा ऐसा काम कर दिया। अरे भाई, अपने समाज के महापुरुषों की, अपने समाज के नेताओं की, मतलब राजनीतिक से ज़्यादा सामाजिक एजेंडा था। देखो, राजनीति रहे ना रहे, समाज रहना चाहिए, आपस में रिश्ते रहने चाहिए, प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। और जब बात आए समाज की आन बान शान की, तो एकजुट होकर लड़ो। जब जरूरत पड़े कि समाज के आन बान शान पे आ पड़ी है, देश के संविधान पे आ पड़ी है, सब लोग एकजुट होकर जो संविधान को पसंद करते हैं, जो सामाजिक न्याय को पसंद करते हैं, उनको एकजुट होकर इस लड़ाई में मजबूती के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। आप अपनी पार्टी चला रहे हैं, चलाइए, अपना चुनाव लड़िए, उसमें संविधान सबको इजाज़त देता है। लेकिन जब संविधान पे हमला हो
तब स्वीकार कुछ और नहीं, तब तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। पिछली बार जब आप आए थे बनारस, जी। पूरा प्रतिनिधिमंडल था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा विपक्ष ने अच्छा रोल निभाया, कांग्रेस का भी अच्छा रोल था गाजीपुर की विश्वकर्मा बेटी वाले मामले पे। लेकिन एससी कमेटी के चेयरमैन आए, ओबीसी कमेटी के चेयरमैन आए, तमाम राष्ट्रीय सचिव भी आए, लेकिन जिस तरह से अपेक्षित व्यवहार उत्तर प्रदेश कांग्रेस को करना चाहिए था, वो उसके ट्विटर से, सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर नहीं नजर आया। देखिए, अब उत्तर प्रदेश को लेके आदरणीय राहुल गांधी जी बेहद गंभीर हैं और 2027 के चुनाव में आप अभी देखेंगे, आपको अभी आज के बाद ही परिवर्तन दिखेगा। राहुल गांधी जी खुद उत्तर प्रदेश को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और उसका कारण है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में मैं जहाँ भी जिस गांव में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बस निगलेक्टेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है हमें करने के लिए कोई काम नहीं है। तो अब राहुल गांधी जी ने तय किया है कि अब पूरा देश जब गिरवी रख दिया है मोदी जी ने, आज मतलब हमें तराई तराई मची हुई है, तेल की प्रॉब्लम हो रही है, पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, और हमें सस्ता तेल रसिया दे रहा है। लेकिन अब ये रसिया से हम खरीदें ना खरीदें, ये तय अमेरिका करेगा। तो सवाल ये कि हम आज़ाद भी हैं कि नहीं हैं, देश में संविधान का शासन है, हम सार्वभौमिक कंट्री हैं, हमारी सॉवरेनिटी कहाँ है? क्या सरकार ये भी निर्णय नहीं ले सकती कि हमें सस्ता तेल अगर रसिया से मिला हम खरीद लें? मतलब अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री जी पूरी तरह सरेंडर हो गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए। इस तरह डरे हुए प्रधानमंत्री क्या देश को चाहिए? ऐसे में अगर राहुल गांधी ईमानदारी के साथ तय कर चुके कि अब देश में जनता कह रही है कि यार कांग्रेस का शासन सबसे अच्छा था, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए नौकरी के भी ज़्यादा अवसर थे, स्कॉलरशिप भी मिलता था और साथ ही साथ शिक्षा बहुत सस्ती थी। आज तो आप NLU से अपने बच्चों को लॉ करा लेना, 27 लाख चाहिए, 27 लाख सरकारी लॉ कॉलेज से। इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 15 से 20 लाख चाहिए। SC ST 99% ऐसा जिसके पास मतलब उनके परिवार के महीने की इनकम 5,000 से 20,000 रुपये महीना है। जनरल कैटेगरी के भी क्या 80% लोग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं क्या? तो इस सरकार ने तो दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं, माइनॉरिटी नहीं, इसने तो स्वर्ण जाति के बच्चों की भी शिक्षा को छीनने का इंतजाम कर दिया है और देश को लगभग गुलाम बना दिया है। आज अमेरिका तय कर रहा है। इतना डर किस बात का है? कौन सी मजबूरी है? ऐसे कौन से राज हैं जो अडानी जी के, जिसकी वजह से आप इतने कंप्रोमाइज हो गए कि देश के हितों की तिलांजलि देकर और आप एक तरफा डील करते हैं और सरेंडर हो जाते हैं? तो ये जवाब तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और अगर इस सब के ऊपर उठ के आज देश को नेतृत्व देने के लिए राहुल जी तैयार हैं और देश को भी राहुल जी की भी ज़रूरत है और देश का दलित, पिछड़ा, वंचित, माइनॉरिटी सब महसूस कर रहे हैं। ये हर कोई पिट रहा है। आज यहाँ दलितों की हत्या हो रही है, बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, पिछड़ों की, माइनॉरिटी को खुलेआम मारा जा रहा है। तो कौन सुरक्षित है यहाँ? और जनरल कैटेगरी का ही कौन ज़्यादा अच्छा हाल है? उनके साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं है। तो जब देश की बात आए और अगर राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें क्या ये देखना है उनकी जाति हमारी है या नहीं है? जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा, हम उसके कंधों को मजबूत करेंगे और राहुल गांधी देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं और इसकी शुरुआत 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव की जीत से होने वाली। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, अभी आपकी पार्टी के एक पूर्व प्रदेश के पदाधिकारी से मेरी बातचीत हुई थी, मैंने इंटरव्यू भी सार्वजनिक किया था, तो उनका मत है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए, गठबंधन में नहीं जाना चाहिए चुनाव से पहले। आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय पर पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन एक मत हमारा स्पष्ट है कि जब देश की बात आए, देश के संविधान के बचाने की बात आए, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो देश से प्यार करता है, जो देश के संविधान से प्यार करता है, जो देश के प्रजातंत्र को बरकरार रखना चाहता है, उन सबको एकजुट होकर इस देश को बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, कोई ईगो नहीं। ईगो तो तब बचेगी जब देश बचेगा, तो पहले देश को बचा लो, उसके बाद ईगो की बात कर लेना। बहरहाल इस नकारात्मक राजनीति के दौर में राजेंद्र पाल गौतम जी कम से कम एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब बीजेपी के तमाम नेता अपने मुद्दों पर एक हो सकते हैं, तो हम लोग समाज के मुद्दों पर एक क्यों नहीं हो सकते। बाकी 27 का रिजल्ट बताएगा। हाल फिलहाल में जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में कितने जल्दी होगा, ये भी जनता देखना चाहती है। वो पार्टी तय कर रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में ज़मीन पे कार्यकर्ता कई गुना तेज गति और ऊर्जा के साथ काम शुरू कर रहे हैं। ज़मीन पे काम चल रहा है, लेकिन वो अब दिखेगा चारों तरफ।
हाँ। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। जय भीम। शुक्रिया। जय भीम।